माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा स्पीकर आदरणीय जोशी साहब, माननीय यूडीएच मंत्री महोदय धारीवाल साहब, माननीय प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय सभी मंत्रीगण जो वीसी से जुड़े हुए हैं, माननीय विधायक महोदय जो विधानसभा के कक्ष से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय संधू साहब यूडीएच सलाहकार। सर, इस फंक्शन पे अवसर पर मैं मेरे विभाग की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आज का जो मेन प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है। आज तक हमेशा हम पढ़ते थे, तब से देख रहे थे कि इस विधानसभा के पास में जो भवन बने हुए हैं ये किसी अच्छी अवस्था में बने। तो माननीय स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय की प्रेरणा से ये जो विधायक आवास योजना का आज शिलान्यास होने जा रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। माननीय आने वाले दिनों में सब लोग इसको याद करेंगे। महोदय, हाउसिंग बोर्ड ने अब तक आपके इस पूरे 2.5 साल के कार्यकाल में 9,200 मकानों का सर बेचान किया है, 1,500 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का बेचान किया है और लगभग 3,100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। सर, इस रेवेन्यू की वजह से ही हम अभी माननीय मंत्री महोदय ने 4 तारीख को ही हमारी एक बैठक ली थी बोर्ड की, उसमें 100 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आईपीडी टावर के लिए देने का निर्णय लिया है। चूंकि इतना पहले कभी भी रेवेन्यू अर्जित नहीं हुआ हाउसिंग बोर्ड का, तो हम अपने काम ही नहीं कर पाते थे, पर चूंकि आपके नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड काफी अच्छा रेवेन्यू अर्जित कर रहा है, तो उसी रेवेन्यू से हम पूरे राजस्थान का विकास करने जा रहे हैं। महोदय, आपने दिल्ली की तर्ज पर बजट में एक घोषणा की थी पहली बार कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का काम भी हाउसिंग बोर्ड के हाथ में लिया है। और जो विधायक आवास हमारे विधानसभा के पश्चिम द्वार की तरफ बन रहे हैं, उसी तरह पूर्वी द्वार पर वो जमीन हमने चिन्हित कर ली है और वहां एक बहुत ही भव्य कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण कराया जाएगा। सर, जो आपने बजट में घोषणा की थी वो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा। मैं इस स्वागत के अवसर पर सर एक और निवेदन करूंगा कि प्रशासन शहरों के संघ जो पूरे राजस्थान में 2 अक्टूबर से चलेगा, माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हम 6 संभागों में अभी कार्यशाला करके आ चुके हैं और उन 6 संभागों की कार्यशाला में हमने 3 शब्दों पे जोर दिया है कि हमारे विभाग में हर एक जो फाइल आएगी पट्टे के लिए या किसी भी तरह की फाइल आती है सर, FILE, हर सरकार में फाइल का नाम चलता है, हर जगह फाइल चलती है। तो मंत्री जी और हमने ये तय किया कि हर फाइल को हम लाइफ मानते हुए उसका निस्तारण करेंगे। FILE को LIF ही मानते हुए, क्योंकि हर एक फाइल में किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ निहित होती है। तो ये हमारा एक माननीय मंत्री महोदय का, सब जगह हम जब जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं अधिकारियों से कि लाइफ मानते हुए उस फाइल का निस्तारण करना है और दया भाव से उस फाइल का निस्तारण करें, ताकि लोग दया करेंगे तो लोग आपको इस टाइम को याद करेंगे। दया का मतलब याद करेंगे। और अंतिम कि भला के साथ काम करें। भला का मतलब है अगर हम भला करेंगे तो हमारी संस्थाओं को उसका लाभ होगा। तो फाइल का लाइफ, दया का याद और भला का लाभ करते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कुंजीलाल जी साहब। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यतः राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और माननीय नगरीय विकास मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के कारण यह कार्यक्रम मौके पर आयोजित किया जाना संभव नहीं था, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए बनाई जा रही AIS रेजिडेंसी का भी शिलान्यास और 3 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं और 1 स्टूडियो अपार्टमेंट योजना का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आतिथ्य में माननीय नगरीय विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में किया जाएगा। माननीय विधायकगण के लिए जो आवास अभी तक उपलब्ध थे वो लगभग 40 वर्ष पुराने थे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और साथ ही अलग अलग स्थानों में बटे हुए थे। कुछ आवास विधायक नगर पूर्व में थे, कुछ पश्चिम में थे, कुछ विधायकपुरी में थे, कुछ गांधीनगर में थे, कुछ जालूपुरा में थे। तो सारे विधायकगण एक साथ समूह के रूप में या पारिवारिक सौहार्द के हिसाब से नहीं रह पाते थे। साथ ही उनके क्षेत्र से जो लोग आते थे उनको भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी और धारीवाल साहब और CP जोशी साहब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपने एक पहल की
और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस तरह का एक प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस योजना की स्वीकृति दी। राजस्थान आवासन मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मंडल में अपना भरोसा जताया और लीक से हटकर बनने वाली इस परियोजना का दायित्व भी मंडल को सौंपा। मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि एक मृतप्राय संस्था जिसका अतीत बहुत वैभवशाली था, उसको पुनर्जीवित करने और ऐसी बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम बनाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय विकास मंत्री जी को जाता है। आवासन मंडल के सामने कई चुनौतियां थी। जिस समय खासतौर पे ये सरकार आई, उस समय आवासन मंडल के सामने कई चुनौतियां थी। प्रमुखतः लगभग 18,000 आवास बिना बिके हुए पड़े थे, वो बेचने थे। खराब वित्तीय स्थिति थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने का जो ध्येय था वो पीछे चला गया था। बिखरी हुई संपत्तियों को चिन्हित करने और उसका निस्तारण करने का काम बाकी था। अतिक्रमण हो रहे थे आवासन मंडल की जमीनों पर, उनको रोकने का दायित्व था। जन सुविधाओं, पार्क और बड़ी परियोजनाओं के निर्माण और खास तौर पे गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसी 7 प्रमुख चुनौतियां आवासन मंडल के सामने थी। यह हमारे यशस्वी, विजनरी और दूरगामी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री जी के भरोसे और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि मंडल ने सभी 7 चुनौतियों को पार पा लिया है। माननीय मंत्री धारीवाल साहब का निरंतर मार्गदर्शन रहता है, क्लोज मॉनिटरिंग रहती है, जो कि हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हुई है। पिछले कुछ माह से मंत्री जी अब मंडल के अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो मैं लाइटर उसमें कहना चाहूंगा कि पहले होता था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, अब कुआं खुद ही प्यासे आवासन मंडल के पास आ गया है। तो माननीय मंत्री जी के अध्यक्ष बनने के बाद से हमारी गतिविधियों में और ज्यादा सुधार आया है और निर्णय और ज्यादा त्वरित गति से होने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी जयपुर में मेट्रो रेल, एलिवेटेड रोड, घाट की गोणी की सुरंग, वर्ल्ड सिटी के बरामदे खाली कराने आदि कार्यों में जो आपका विजन और दृढ़ निश्चय रहा है और जो शहरी विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता रही है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसी क्रम में अब की बार बजट घोषणा में आपने 65,000 वर्ग मीटर में एक लगभग 60,000 विद्यार्थियों के लिए विशाल कोचिंग हब बनाने की घोषणा की और मानसरोवर में 52 एकड़ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिटी पार्क को भी बनाया जा रहा है। ये भी मैं मानता हूं कि जिस तरह के पहले के काम मैंने गिनाए, उसी श्रृंखला में कोचिंग हब और सिटी पार्क, जिनकी पूरे देश में चर्चा है, ये भी आपके इस कार्यकाल के मील के पत्थर साबित होंगे। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए भी बहुत हर्ष का अनुभव होता है कि आवासन मंडल ने कोरोना काल और लगभग 4 माह के लॉकडाउन के बावजूद पिछले 20 माह में 9,150 बिना बिके आवास विक्रय कर दिए। ये काफी बड़ा फिगर है, 9,150, और हम कह सकते हैं कि लगभग 50% बिना बिके हुए आवासों का हमने निस्तारण कर दिया और इससे हमको 1525 करोड़ रुपए का राजस्व भी अर्जित हुआ और इसमें से 60% आवास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लोगों को बेचे गए, जिससे गरीब तबके के लोगों का, कमजोर तबके के लोगों का आवास बनाने का सपना भी साथ के साथ पूरा हुआ। इसी तरह से जो जगह जगह बिखरी हुई संपत्तियां थी, उनको प्रीमियम आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों के रूप में चिन्हित करके लगभग 950 करोड़ रुपए की 1500 संपत्तियां हमने विकृत करी। इसी तरह से गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने आप ही के कर कमलों से एक योजना लॉन्च करवाई थी, अपना दुकान अपना व्यवसाय, और उस योजना के तहत भी हमने इस अल्प समय में कोरोना काल में 900 दुकानों का विक्रय करके 145 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इसी तरह लीज और किश्तों की वसूली में हालांकि हमने कोरोना काल में काफी छूट दी, काफी रियायतें दी, उसके बावजूद उनका प्रभावी कलेक्शन हो पाया। और मुझे एक बार फिर आपको ये निवेदन करते हुए हर्ष होता है कि हमने इस छोटे से कार्यकाल में 3103 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लिया है। आप जब हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में पधारे थे, उस समय हमारा फरवरी 2020 में 700 करोड़ रुपए का राजस्व था, जिसको अब हमने कोरोना काल होने के बावजूद 3103 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। गरीबों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी कम काम नहीं हुआ। आपके निर्देश थे, माननीय मंत्री जी के निर्देश थे कि केवल बड़े शहरों में ही मंडल अपनी गतिविधियों को सेंट्रलाइज नहीं करे, बल्कि छोटे शहरों तक पहुंचे। तो हमने 18 छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करी। आप ही के कर कमलों से अगस्त 2020 में हमने इसको लॉन्च करवाया था और मुझे आपको बताते हुए फिर खुशी है कि इन योजनाओं में 3366 आवास, 3,500 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पे है। कई जगह निर्माण छत तक आ चुका है, कई जगह निर्माण छत के लेवल पे आ चुका है और ये भी हम समझते हैं अगले 6 महीने में इन आवासों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। साथ ही
मुख्यमंत्री जन आवास परियोजना के तहत राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था, तो आवासन मंडल ने उसको भी एक चैलेंज की तरह से लिया और आप ही के कर कमलों से 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं हमने पहले स्वीकृत कराई, जिसमें 2500 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अच्छी उसमें प्रगति आ गई है। आज भी हम 3 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं का और एक स्टूडियो अपार्टमेंट की योजना का शुभारंभ भी आपके कर कमलों से यहाँ पे कराएंगे। इसी तरह से जो मैं अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने मिलकर के निर्णय लिया कि आवासन मंडल का जो एक्ट है वो 50 साल पुराना है, उसमें कभी संशोधन नहीं हुआ। मंडल को अपनी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं था, मंडल को अपनी रेवेन्यू वसूल करने के लिए कुर्की का अधिकार नहीं था। हालांकि अभी तक हमने इस अधिकार को सख्ती से लागू नहीं किया है, लेकिन केवल अधिकार मात्र मिलने से ही, क्योंकि आपने एक्ट में संशोधन करके हमें ये अधिकार दिए, बिना इन अधिकारों को सख्ती से लागू किए ही हमने 500 करोड़ से अधिक मूल्य की 15 स्थानों से अतिक्रमण हटाकर अपनी जमीन मुक्त करा ली है। सिटी पार्क, कोचिंग हब, मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना, 5 चौपाटी, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आपसे ही शुभारंभ कराए गए थे और मैं आश्वस्त करता हूं कि ये सभी प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय पर ही पूरे होंगे और माननीय हम आपके कर कमलों से ही इसका उद्घाटन भी नियत समय पर करवाएंगे। गुणवत्ता की ओर आपने हमें निर्देश दिए थे, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की एक छवि बन गई थी कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो पाता है, तो गुणवत्ता के लिए हमने एक स्पेशल गुणवत्ता सेल बना दिया है सर, उसको काफी एम्पावर किया है। इसी तरह से एक सजग आरएचबी सजग नाम से एक ऐप बनाई है और उस ऐप को हमारे सभी इंजीनियर्स के फोन में लोड कर दिया है। किस इंजीनियर को कितने दिन में किस जगह का साइट इंस्पेक्शन करना है, ये सब उस ऐप के माध्यम से हम कंट्रोल मॉनिटर करते हैं। और सर, जो पहले सैंपलिंग नहीं हो पाती थी, मुझे बताते हुए फिर खुशी है कि हमने इस अल्प अवधि में 11,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं सर। 11,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं, प्रयोगशाला में भेज करके उनका कराया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ सैंपल फेल भी हुए हैं। हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पे पेनल्टी भी लगाई है। अभी पीछे प्रतापनगर का ये उदाहरण है, वहां एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना में काम अच्छा नहीं था, 117 पिलर हमने तोड़वा करके उसको दोबारा बनवाया। तो गुणवत्ता पे आपके निर्देश के हिसाब से हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और सभी को सेंसिटाइज कर रखा है और 11,000 सैंपल लेना अपने आप में एक बड़ी बात है सर। अब मैं और ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी ओर आपको लेके चलता हूं। अब हम विधायक आवास परियोजना और एआईएस रेजिडेंसी और तीनों जन आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं और अपार्टमेंट की योजना का शुभारंभ कराएंगे। मैं आग्रह करूंगा एक बार मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि विधायक आवास परियोजना में क्या क्या खास होने वाला है। स्लाइड नेक्स्ट। ये सर इसका पूरा लेआउट है इस जमीन का। ये 24,160 मीटर जमीन है जो कि विधानसभा के वर्तमान भवन के पश्चिम दिशा में है। यहाँ पहले 54 विधायक आवास बने हुए थे जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और विधानसभा सचिव जी ने काफी एक्टिवली इसका प्रयास करके, और मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब ने भी हमको बहुत सहयोग किया और माननीय विधायकगण से हम वो आवास समय पे खाली करा पाए और 54 के 54 आवास खाली करके इसी फरवरी में हमको उसका कब्जा मिला। इसी फरवरी में, आज हम अगस्त में बात कर रहे हैं सर, 4-5 महीने पहले हमको इसका कब्जा मिला। ये 24,160 वर्ग मीटर जमीन है जिसमें आप देख रहे हैं सामने की तरफ 4 ब्लॉक हैं पीले रंग से जो दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें 32 फ्लैट बनेंगे, प्रत्येक में 28 मीटर कुल हाइट रहेगी और इसमें 8 मंजिल बनेंगे। 2 मंजिल का नीचे बेसमेंट में पार्किंग का व्यवस्था रहेगी। जो पीछे गुलाबी रंग के 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, इनमें 16-16 फ्लैट बनेंगे। इस प्रकार कुल 160 फ्लैट इस पूरे में बनाए जाएंगे। इस योजना में कुल जो लागत आएगी वो 266 करोड़ रुपए आएगी। इसकी जो निर्माण कंप्लीट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 15 नवंबर को होना था, लेकिन हम कोशिश करके इसको 15 सितंबर तक या उससे भी पहले 31 अगस्त तक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। इसमें जो 160 फ्लैट बनेंगे उनमें प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग फीट है। 4 बीएचके हैं, यानी 4 बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है, एक सर्वेंट कमरा है, एक टॉयलेट है, एक नहीं 6 टॉयलेट हैं, 3 लिफ्ट हैं और पर्याप्त कार पार्किंग स्थल इसमें दिया गया है। इसके अलावा इस योजना में क्लब हाउस, सर्विस ब्लॉक, जॉगिंग ट्रैक, सेंट्रल जिम, हेल्थ सेंटर और प्रत्येक ब्लॉक के भूतल पर कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑफिस की पृथक व्यवस्था की गई है।
ये आप इसका देख सकते हैं किस तरह का लुक एक आएगा। ये क्लब हाउस वाली साइड का लुक है। नेक्स्ट, ये बाहर से सड़क से जिस तरह का लुक आएगा। नेक्स्ट, इसमें हम प्रयास करेंगे कि राजस्थानी शैली का पूरा ध्यान रखा जाए और राजस्थानी शैली का आर्किटेक्चर इसमें बनाया जाए। नेक्स्ट, ये एक इसका नक्शा है। इस नक्शे को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठक आयोजित करके अप्रूवल दे दी थी और इसी का हमने फर्नीचर प्लान भी इसमें लगा करके दिखाया किस तरह से रहेंगे। इसमें एक ड्राइंग रूम है जो कि 14x16 वर्ग फीट का आकार का है। एक जो मास्टर बेडरूम है वो 18 फीट गुना 14 फीट आकार का है। दो अन्य बेडरूम 13 गुना 16 फीट के हैं। एक गेस्ट बेडरूम 11x14 वर्ग फीट का है। एक वेटिंग लाउंज है 13x11 का। ऑफिस की डेस्क है 8x6 की। जो डाइनिंग हॉल है वो काफी बड़ा इसका आकर्षण है, 14x35 का एक बड़ा डाइनिंग हॉल है। किचन है वो 12x16 की है और बड़ी बड़ी 4 बालकनी इसमें है। सर्वेंट रूम है वो 10x9 का है और 6 बाथरूम इसमें दिए गए हैं। 3 लिफ्ट दी गई हैं, 2 तो वहां रहने वाले लोगों के लिए, माननीय विधायकगण के लिए, और एक लिफ्ट सर्विस लिफ्ट है जिसमें से जो उनके सहायक हैं, घरेलू सहायक हैं, वो भी आ जा सकेंगे। और इसकी जो पूरी प्रदर्शनी है, इसका जो पूरा आगे आप व्यूज दिखाइए। ये एक सांकेतिक व्यूज हैं बेडरूम के, ड्राइंग रूम के, किचन के, बाथरूम के। इस पूरे की हमने एक प्रदर्शनी अभी वहां विधानसभा में भी लगाई है और माननीय विधायकगण और जो माननीय मंत्रीगण वहां मौजूद हैं वो उस प्रदर्शनी को देख करके भी इसका अंदाजा और जानकारी ले सक रहे हैं। नेक्स्ट, ये बेसमेंट पार्किंग का एक सांकेतिक चित्र है। ये सर आप देखेंगे जो व्हाइट से आउटलाइन किया हुआ है, ये पूरा क्षेत्र है जो 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र है विधानसभा के पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट, इसमें हमने सर 1.5 महीना पहले ही खुदाई का काम और पाइलिंग का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि रिटेनिंग वॉल में मिट्टी नहीं धंसे, इसलिए पाइलिंग किया। 1000 पाइलिंग हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं सर। पाइलिंग का भी बहुत भारी काम होता है। पिछले 1.5 महीने में हम 1000 पाइलिंग इसमें लगा चुके हैं और पूरा डबल बेसमेंट तक की खुदाई इसमें कर चुके हैं। औपचारिक रूप से आज इसका शिलान्यास की कार्रवाई अभी हम कराएंगे। साइट पे ही हमने सर साइट ऑफिसेस बना दिए हैं और इसमें ही हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस भी एक बना दिया है और ये जो नीले रंग के दिख रहे हैं ऑफिस हैं। साथ ही सर गुणवत्ता रहे इसके लिए हमने यहीं पे ही एक गुणवत्ता लैब स्थापित कर दी है, ताकि ये बात नहीं रहे कि इसके सैंपल लेकर के कहीं बाहर हमको किसी लैब में भेजने, वहीं के वहीं हमारे अधिकारियों के सामने। और MNIT को हमने थर्ड पार्टी बनाया है। ये मौके के चित्र हैं सर, काम चल रहा है इस तरह से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और जो इसमें मैं अभी आगे बताऊं। नेक्स्ट, 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 ये सर मैं आपको इस प्रोजेक्ट में जो कुछ नवाचार हमने शामिल किए हैं उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक, हमने डेडिकेटेड PMC का गठन कर दिया। PMC है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल। इसमें एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एडिशनल चीफ इंजीनियर रैंक के आदमी के साथ नीचे और इंजीनियर देते हुए 7 व्यक्तियों का एक PMC गठित कर दी है, जिसका काम केवल इस प्रोजेक्ट को ही देखना है। वो कोई दूसरा काम नहीं देखेंगे, वो डेडिकेटेड सेल है और उनका ऑफिस वहीं पे कंटेनर्स में हमने साइट पे ही बना दिया है। दूसरा, गुणवत्ता प्रयोगशाला की हमने साइट पे स्थापना कर दी है। तीसरा, गुणवत्ता की सुनिश्चितता करने के लिए MNIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, उसको हमने थर्ड पार्टी के रूप में नियुक्त कर दिया है। वो नियमित रूप से आते हैं, कोई भी प्रमुख कार्य शुरू होता है उससे पहले आते हैं, कार्य के दौरान आते हैं, कार्य खत्म होने पे आते हैं, वो इसकी गुणवत्ता देखेंगे। निर्माण में हम इसकी अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण ले रहे हैं। अभी पिछले चित्रों में आपने देखा था, इसकी जो कंक्रीटिंग हो रही है वो बूम पंप के माध्यम से हो रही है। ऐसा मैं समझता हूँ राजस्थान में कोई एक आध जगह कहीं कोई निजी क्षेत्र में भी यूज कर रहे होंगे, वरना वो इसको यूज नहीं करते हैं। उससे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी आती है। और साइट पे ही हमने कंक्रीट बनाने का जो मिक्सर प्लांट है वो साइट पे स्थापना करा दी है। बाहर से कहीं से कंक्रीट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है ग्रीन बिल्डिंग के 3 स्टार रेटिंग, ग्रेहा के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग के हिसाब से हम ग्रीन बिल्डिंग के मापदंडों का भी इसमें ध्यान रख रहे हैं। छत पर सोलर पैनल हम लगा रहे हैं, जिससे जो एनर्जी उत्पन्न होगी वो बेसमेंट, कॉमन एरिया, लिफ्ट और स्ट्रीट लाइट के काम में आएगी। इसी तरह से ओवरहेड जो वाटर टैंक रहेंगे उनमें भी सेंसर्ड फिलिंग रहेगी। सेंसर के माध्यम से ही वो टैंक जब भर जाएगा उसमें पानी आना बंद हो जाएगा, जब खाली हो जाएगा तो उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। कचरा निस्तारण की विशेष व्यवस्था है। आजकल बहुमंजिली इमारतों में सॉलिड वेस्ट शूट्स बनाए जाते हैं, ताकि ऊपर से ही वो कचरा अपने उस एक तरह से नाल होती है उसमें डाल देते हैं और वो नीचे के एक कमरे में कलेक्ट हो जाता है और जो कचरा इकट्ठा करने वाला वाहन आता है वो उसको आकर के वहीं बाहर के बाहर ले जाता है। उसको अंदर फ्लैट्स तक या बिल्डिंग के अंदर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पे एक STP का निर्माण हो रहा है, जिसमें हम
जो बाथरूम का, किचन का पानी, जो गंदा पानी होता है, उसको रीयूज करने के लिए प्रोसेस करेंगे और गार्डनिंग और बाथरूम में फ्लशिंग करने के लिए वही पानी काम में लिया जाएगा, जिससे पानी की भी बचत होगी। इस बाथरूम फ्लशिंग के लिए हम इसकी दोहरी लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी क्षमता का इसमें बनाया जा रहा है। साथ ही एक नया काम हम कर रहे हैं जो अभी तक निजी क्षेत्र भी अच्छी तरह लागू नहीं कर पाया है, वो है गैस बैंक और मीटर्ड गैस पाइपलाइन। रसोई गैस जो है वो अलग अलग सिलेंडर सबको नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक जगह गैस बैंक बन जाएगा और उसके हर घर में मीटर रहेगा, जितनी गैस कंज्यूम होगी उसी हिसाब से उनका भुगतान उनको करना होगा। इसी तरह से बेसमेंट में मैकेनिकल वेंटिलेशन और स्मोक एक्सट्रैक्शन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि नीचे जब गाड़ियां जाएंगी उनका धुआं धूल वो सीधा ही मैकेनिकल ढंग से एक्सट्रैक्ट हो जाए। अत्याधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम भी हम उसमें लगा रहे हैं। 40,000 वर्ग फीट का सेंट्रल पार्क है। इस सेंट्रल पार्क में ओपन जिम और बाकी बैठने की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लैंडस्केप कराया जाएगा और खूबसूरत फुलवारियां, हर मौसम के फूल इसमें लगेंगे। इसी तरह से क्लब हाउस जो हम बना रहे हैं इसमें, उसमें 26 गेस्ट रूम बनाए जा रहे हैं, बैंक्वेट है करीब 300 व्यक्तियों के लायक का, जिम है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है और बाकी क्लब की सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। सीसीटीवी सर्विलांस, सुरक्षा और त्वरित चालक, अभी हाल ही में बिजली गिरने की घटनाएं हुई थी, उसको देखते हुए हर टावर में अच्छे क्षमता का त्वरित चालक या जिसको कहते हैं बिजली गिरने से रोकने के लिए उपकरण, वो भी लगाया जाएगा। तो ये खास खास इसकी खूबियां थी जो हम विधायक आवास परियोजना में शामिल करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं पहले ही एआईएस रेजिडेंसी के भी खूबियां और जो उसकी वो है बता देता हूं सर, उसके बाद एक साथ आपसे सारे शिलान्यास वहीं पे करा लेंगे। इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज परियोजना है, ये आप ही का एक मन था कि बाहर से ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी आते हैं, उनका यहाँ कोई जुड़ाव नहीं होता है, यहाँ उनके पास अपने रहने की अच्छी जगह भी नहीं होती है, सरकारी मकान पूरे नहीं पड़ते हैं, इसलिए उनके लिए कोई एक परियोजना बनाई जाए। तो ये 17,860 वर्ग मीटर में प्रताप नगर में हल्दी घाटी मार्ग पर यह परियोजना लाई जा रही है, जिसमें 7 ब्लॉक लाए जा रहे हैं, जिसमें 180 फ्लैट बनेंगे। परियोजना की कुल लागत 125 करोड़ है, लेकिन ये परियोजना स्ववित्त पोषित परियोजना है, अर्थात हम इस पूरी राशि को सभी अधिकारियों से 9 किश्तों में पहले ही वसूल कर रहे हैं 2 साल में। एक किश्त करीब 10-10 लाख रुपए की किश्त आ रही है, 92 लाख रुपए में हम ये आवास उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 3200 वर्ग फीट का ये आवास है और उन्हीं के पैसे से हम एक तरह से उनको बना करके दे रहे हैं। इसमें हाउसिंग बोर्ड का कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है। इसकी पूर्णता मार्च 2023 में होगी। इसमें भी 3 बीएचके के फ्लैट्स हैं, ये एक सर्वेंट रूम भी दिया है और 3 लिफ्ट इसमें दी हैं, क्लब हाउस इसमें भी दिया गया है, सोसाइटी का ऑफिस दिया गया है, बाकी जॉगिंग ट्रैक, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट इसमें दिए गए हैं और इनकी लॉटरी संपन्न हो चुकी है। मौके पे निर्माण कार्य भी खुदाई और उसका पूर्ण हो चुका है। आज औपचारिक शिलान्यास कराएंगे। लॉटरी में 149 अधिकारियों को आवासों के क्रमांक आवंटित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये सर मौके का चित्र है। वहां पे इस परियोजना में भी सर मौके पे बेसमेंट की खुदाई पूर्ण हो गई है और राफ्ट की कास्टिंग का काम चल रहा है सर। नेक्स्ट, ये सर मुख्यमंत्री जन आवास योजना भिवाड़ी है। इसमें करीब 808 बहुमंजिले फ्लैट बनेंगे G+3 साइज के, जिनकी कीमत बहुत ही आकर्षक रखी गई है। केवल 7.5 लाख रुपए में 1 BHK EWS का फ्लैट मिल जाएगा और जो 2 BHK है वो 10.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रताप नगर में है। इसमें 352 से लेकर के 550 वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्रफल के फ्लैट्स हम बना रहे हैं और 244 बहुमंजिला फ्लैट्स इसमें बन रहे हैं, जिनकी कीमत भी बहुत ही कम रखी गई है। 7,11,000 रुपए जो EWS का वो मकान है और LIG का जो है वो 11.11 लाख रुपए मात्र का है। एक और मुख्यमंत्री जन आवास योजना सेक्टर 26 में है, जहां 1346 बहुमंजिले आवास बनाए जा रहे हैं। इनकी कीमत भी बहुत कम है, केवल 7,65,000 रुपए EWS के लिए और 11,10,000 रुपए LIG के लिए। नेक्स्ट, एक स्टूडियो अपार्टमेंट योजना हम ला रहे हैं। हल्दी घाटी रोड पे ही एक कोचिंग हब हम बना रहे हैं। उसमें आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत अधिक संख्या में बच्चे आएंगे, बाहर से भी बच्चे आएंगे, वो रहेंगे, तो उनको चाहे वो स्वयं खरीदे, चाहे वो किराए पर रहें, साथ ही एकल महिलाएं, कामकाजी महिलाएं या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लघु परिवार होते हैं, उनके लिए खास तौर पे ये उपयोगी होंगे और केवल 8,97,000 रुपए में 415 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल के स्टूडियो अपार्टमेंट हम लाने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी से इसका शुभारंभ हम यहाँ कराएंगे।
एक बार फिर मैं आपको विधायक आवास परियोजना के बारे में ले चलता हूं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उस परियोजना का शिलान्यास, औपचारिक शिलान्यास कराएंगे। इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक 6 जून 2020 को हुई थी। उसमें राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद 23 जून 2020 को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा परियोजना का प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने उसमें कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो नक्शा था वो अप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद 4 BHK फ्लैट्स के इन परियोजना का मानचित्र माननीय नगरीय विकास महोदय द्वारा 25 अगस्त 2020 को किया गया। इसके बाद राज्य सरकार से इसकी 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई और इसका टेंडर आमंत्रित किया गया। पहली बार EPC आधार पर टेंडर आमंत्रित किया गया। उसके बाद कार्यादेश दिया गया और लगभग 1.5 माह से इस प्रोजेक्ट में खुदाई का कार्य चल रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, माननीय मंत्री नगरीय विकास महोदय, नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब, मुख्य सचिव जी से आग्रह करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा, कृपया आगे आकर के इसका शिलान्यास का संपादन करावें। ये तो चला दो। खोल दीजिए पर्दा इनका, 1 बाय 1 पर्दा खोल दीजिए, खोल दीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय माननीय शांति धारीवाल साहब, नगरीय विकास मंत्री आवासन विभाग को, कृपया उद्बोधन दें। नहीं है, हेलो, नहीं चालू नहीं है, आ रही है, आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में
तो दूसरा ला दो भाई। हेलो। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा निर्मित जो योजनाएं, जिनका कईयों का आज शिलान्यास हुआ है और कईयों का आज लोकार्पण हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब तथा प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब तथा हमारे शिक्षा मंत्री माननीय डोटासरा साहब तथा उपस्थित सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आपके विधानसभा के कक्ष में जो है वो मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, नगरीय विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीना साहब, सिद्धू साहब और कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड तथा सभी अधिकारियों को मैं संबोधित कर रहा हूं। देखिए, आज जिस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये योजना आज से ही नहीं, ये बरसों से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी उनकी सोच थी कि इस प्रकार के निर्माण होना चाहिए जिससे कि एक ही जगह पर सुरक्षित तरीके से और सद्भाव जिससे सौधार्य बढ़ सकता हो, इस तरीके की योजना के अनुसार जो है एक ही जगह पर विधायकों के निवास बनाए जाएं। लेकिन किसी न किसी कारण से वो बात रह गई थी। अचानक एक बार ऐसा हुआ कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बैठा हुआ था और बात चली, 2-3 और विधायक साथी भी थे और बात चली कि साहब किस तरीके से जो है विधायक निवास जो है बनाए जाने चाहिए। जो पुराने आवास हो गए हैं 50-50, 40-40 साल के, जो करोड़ों रुपया हर साल इसमें लगाया जाता है और फिर भी जो है हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो लगा इस बात के लिए कि साहब इसी जगह पर जो है ज्योति नगर के जो पश्चिम का हिस्सा इलाका है, वहाँ पर ही जो है ये सारा आवास बनाए जाए। आगे बात बढ़ी, एक कमेटी बनी जिसमें कटारिया साहब भी थे, मैं भी था और भी हमारे 3 मंत्री और भी साथ थे। हमारी 1-2 मीटिंगें भी हुई और मीटिंग में होकर के ये तय हुआ कि ये सुविधाजनक और सुरक्षित तथा आरामदायक जगह ऐसा कैंपस बनाया जाए जहाँ पर कि जो है विधायक जो है पूरी सुविधा के साथ में रह सके, उसको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, क्लब हो, स्विमिंग पूल हो, दफ्तर हो वगैरह वगैरह, जिम हो, ये सब चीज़ें वहाँ पर सुविधाएं मौजूद हों। तो आखिर में यही तय हुआ कि ये भूमि जो है ज्योति नगर के मकान खाली करवा करके और यहाँ पर प्लानिंग की जाए। कमेटी की फिर बैठक हुई, उसमें कटारिया साहब का सहयोग निश्चित तौर पर जो है हमें मिला और मिला ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी मिला कि इस प्रकार के काम को आगे से आगे बढ़ाया जाए। तो मैं उसके लिए कटारिया साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। पर मेन बात जो है वो अध्यक्ष जी की थी कि अध्यक्ष जी इस बात पे तुले बैठे थे कि ये प्रोग्राम अपन को करना है। तो फिर मैं और अध्यक्ष जी दोनों मुख्यमंत्री जी के पास गए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट नहीं लगाया स्वीकृति देने में, 1 मिनट नहीं लगाया और लगा करके कहा कि तो जरूर बनाओ। बोले बिल्कुल बनाओ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राजनीतिक सद्भाव के लिए ये आवश्यक है कि एक ही स्थान पर सारे के सारे विधायक रहें ताकि उनमें सद्भाव बढ़ता रहे, उनमें मेलजोल बढ़ता रहे, आपस में विचार विमर्श होता रहे, सद्भाव। उसी के साथ साथ जो है आगे की योजनाओं के प्रति भी जो है उनका रुझान जो जिस तरीके का होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहे हैं। तो ये काम फटाफट हुआ और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद में जो हमने हाउसिंग बोर्ड को पकड़ा, हाउसिंग बोर्ड पर मैंने जिम्मेदारी डाली कि ये काम आप करोगे। और ये काम करने के बाद में सारा तय हुआ कि किस प्रकार से इसके फंडिंग होगा, किस प्रकार से क्या होगा। तो जेडीए फंडिंग करेगा और हाउसिंग बोर्ड इसका निर्माण करेगा, ये तय हुआ। इसके बाद काम चालू हुआ और आज काम में जो है लेवलिंग भी हो रहा है, पाइलिंग भी हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है। तारीख इसमें ये दी गई है कि साहब 23 नवंबर तक जो है 23 के नवंबर तक ये काम हो जाएगा। लेकिन मैंने बोर्ड की मीटिंग में भी ये कहा था, मैंने कहा इस काम को 3 या 4 महीने पहले खत्म करना पड़ेगा
तो उसके लिए पूरा नगर आपके हाउसिंग बोर्ड के सारे अधिकारी जो हैं, जो मौजूद थे वहां पर, उन सबको जिम्मेदारी डाली है कि किसी प्रकार से इस काम को जो है पूरा किया जाए। मैं लंबी बात में कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप ही ने कहा था कि यह हाउसिंग बोर्ड 5 साल तक बिल्कुल बंद रहा भारतीय जनता पार्टी के शासन में। मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये कह दिया था इसको तो बंद करो, तब आपने ये कहा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का आदेश दिया था, तुम इसको रिवाइव करो, किसी भी तरीके से रिवाइव करो। हमने हर चंद कोशिश करी और हमें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों का खूब सहयोग भी मिला, और सहयोग के मिलने के कारण जो है आपकी बताई हुई उन योजनाओं का, जैसे प्रहरी योजना थी, जैसे कांस्टेबल भी आपकी शिक्षक योजना थी, उन पे आपने कहा था कि साहब इसमें इनके लिए कुछ काम करो, तो आज वो उन पे 6 टावर खड़े हो गए, 12 मंजिल खड़ी हो गई उन्हीं पे। स्टूडियो का कोचिंग हब के लिए आपने कहा था, कोचिंग हब बनाने के लिए भी तैयारी हो गई, और तैयारी नहीं हो गई बल्कि आधा काम खत्म हो चुका है, और उसी के पास में ये स्टूडियो अपार्टमेंट बना है ताकि लड़के वहाँ पर रह सकें और रह करके जो है अपने शिक्षा या कोचिंग ग्रहण कर सके। कई काम किए, जैसे आपने एक बार मैं आपके पास गया, मैंने कहा साहब ये दुकानें कुछ नीलाम करनी है, इसकी इजाजत दे दें आप, तो आपने कहा यही काम करते रहो क्या यार, तो कोई अच्छा वहाँ पर जो है सेंट्रल पार्क बनाओ। तो वो सेंट्रल पार्क की योजना बनी, और वो 52 एकड़ में जो है आज सेंट्रल पार्क बन रहा है, और बड़ी शानदार तरीके से बन रहा है। तो मुझे जिस प्रकार के अधिकारियों का सहयोग मिला, निश्चित तौर पर मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जन आवास योजनाओं का जिनका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, उनको उन लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि विश्व काफी बड़े मकान बने, 4,898 मकान बनाए गए हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर हर कोई कब्जा कर लिया करता था और वो खाली नहीं करवा सकते थे। बात आई कि साहब किसी तरीके से हमें ये अधिकार दिलाया जाए, एक्ट में अमेंडमेंट किया और इनको जो है एनफोर्समेंट उपलब्ध करवाया। आज उसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है हाउसिंग बोर्ड ने जो है वापस अपने कब्जे में ले ली। तो इस प्रकार के कई काम किए गए। तो मैं लंबी बात न कहता हुआ आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपका हुक्म था कि रिवाइवल करो इसे, आज ये रिवाइवल हो चुका और आगे जा करके और उन्नति करेगा। और निश्चित तौर पर ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड दूसरे राज्यों के बोर्डों के माफिक, दूसरे राज्यों के में जो सेटअप है उनसे भी जो है ज्यादा प्रगति करके और राजस्थान की जनता की सेवा करेगा। इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी उपस्थित हुए हैं, हमारे एमएलए साहबान बैठे हुए हैं, सारे के सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, तथा कटारिया साहब को और इस योजना के जनक एक तरह से जोशी साहब को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके आदेशों से ये काम चालू हुआ है और काम संपन्न भी होगा, उन सबको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धारीवाल साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को। नहीं साहब कृपया संक्षिप्त उद्बोधन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर साहब, माननीय धारीवाल साहब, माननीय कटारिया साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारीगण यहाँ जो मौजूद हैं, तमाम मंत्री परिषद के साथीगण और तमाम विधायकगण, हम कई वर्षों से ये सुनते थे और राजस्थान की विधानसभा में हमने क्वेश्चन भी लगाए, लेकिन जब क्वेश्चन लगाते थे तो ये बात आती थी कि आप विधायकों की सुविधा के लिए कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, ये नियम था। लेकिन सुनते सुनते आखिर वो सपना सच हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, धारीवाल साहब का, स्पीकर साहब का और तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक साहिबान हैं, सबका आभार, धन्यवाद। लेकिन विशेष रूप से हाउसिंग बोर्ड का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपनी एक छवि बन गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित रहते थे उस छवि से कि कितना बड़ा हमारा जो है स्टाफ है, कितने कर्मचारी हैं, कितनी एक छवि हुआ करती थी हाउसिंग बोर्ड की, वो धीरे धीरे
क्यों कमजोर हो रही है। लेकिन आज हमें खुशी महसूस हो रही है ये बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हाउसिंग बोर्ड में गए थे तो पवन अरोड़ा जी ने कहा था कि धारीवाल साहब के नेतृत्व में हम इस हाउसिंग बोर्ड को वापस उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे और आपके सपने को साकार करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सपना साकार हो रहा है। आज एमएलए हाउसिंग बोर्ड के उसमें रह रहे हैं, वरना सर ये एक बात थी जब 2008 में मैं एमएलए आया, उससे पहले भी लोग कहते थे नाम मकान का दे दो लेकिन खाली प्लाट दे दो जिससे हम हमारे हिसाब से बना लें। और हाउसिंग बोर्ड के मकानों को तोड़ करके और फिर नए मकान बनाते थे। आज वो स्थिति नहीं रही, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार का जो हाउसिंग के ये जो बन रहे हैं एमएलए के, मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता की सेवा सही तरीके से तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति आराम से अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ आराम से रह सकता हो, उसको सारी सुविधाएं मिले और उनके पास आने वाले जो जन हैं उनको भी आराम से बैठने का स्थान मिले, उनको चाय के लिए जगह मिले, उनको लोन अगर रहना पड़े तो रात को रुकने की स्थान मिले, उनको लोन में अगर टहलना हो, मॉर्निंग वॉक करना हो तो वो मिले, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि 70 साल आजादी के बाद में भी अगर हम उन कमरों में पानी टपकता रहे और छत पड़ती रहे। B14 जालूपुरा में मैं रहता था, मैं चला गया विधानसभा में और पीछे से कमेटी में और पीछे से टीवी पे चला कि बम ब्लास्ट हो गया और जब पता लगा तो बम ब्लास्ट कुछ नहीं था, बाथरूम का ऊपर से लेवड़ा पड़ा, उसमें इतनी तेज की आवाज आई कि चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस आ गई। तो ये स्थिति भी हमने देखी है। जब हम इस तरह की स्थिति में तो मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त मैं नहा नहीं रहा था, वरना मैं आज यहाँ नहीं होता। तो ये स्थितियां हो गई थी और बार बार राजस्थान की विधानसभा में चर्चाएं करते थे, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने हमारी इस सबकी पीड़ा को समझा और एक दृढ़ता के साथ में ये निर्णय किया कि नहीं, ये काम तो हमको करना है। जब एमएलए सुरक्षित रह नहीं सकता, अपने परिवार के साथ में सुविधाओं के साथ में रह नहीं सकता, तो वो जनता की क्या सेवा करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हरी झंडी दी और हरी झंडी नहीं दी बल्कि कई पेपरों में क्रिटिसाइज भी आता है। आज भी कुछ में हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे साहब, लग्जरियस मकान बन रहे हैं। लग्जरियस मकान नहीं है, ये जनता की सेवा के केंद्र है। ये हमारे बाप दादों के लिए नहीं है, हमारे बच्चे नहीं इसमें नहीं रहेंगे। जो जनता का चुन करके जनप्रतिनिधि आएगा, वो जनप्रतिनिधि इसमें रह करके जनता की सेवा करेगा, न कि अपना बिजनेस करेगा। तो इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, कटारिया साहब का और विशेष रूप से स्पीकर साहब का और उनसे भी विशेष करके शांति धारीवाल साहब का, क्योंकि धारीवाल साहब की एक खूबी है, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, जो कहना होता है वो कह के रहते हैं। तो यही तो स्पेशलिटी होती है आदमी में। और क्या होता है कि जो करना है कीजिए, दृढ़ता के साथ में कीजिए, जो कहना है वो कीजिए दृढ़ता के साथ में, कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो काम ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक है। ऐसे काम हम केवल कल्पना में करते थे, कोई सोच नहीं सकता था कि एमएलए को वहां से हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, फिर यही मकान बना लेंगे। ये पहले जालूपुरा की भी स्कीम चली थी, जब बीजेपी का कार्यकाल था तो हम सुनते थे कि जालूपुरा का तो बिकेंगे और ऑक्शन होगी और फिर ये बनेंगे। पता नहीं कहाँ से अरोड़ा जी ने निकाली, स्पीकर साहब ने, धारीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये विचार ला करके, और न तो किसी को अभी तक नीलाम किया और ये फ्लैट भी बन रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम इतने आईएएस और जो आरएएस वगैरह हैं उनके लिए भी आप अच्छे तरीके से सेवाएं दे रहे हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही अच्छी बात है कि जो आईएएस है वो सबसे ऊंची कौम होती है, नेताओं से भी ऊंची कौम होती है, उनके दिमाग ज्यादा होता है तब तो आईएएस ही बनता है। वो ये हाउसिंग बोर्ड के मकान ले रहे हैं, तो इससे अब हमको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गरीब को तो छत नहीं है तो वो तो ले लेगा, लेकिन एमएलए हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहेगा, आईएएस रहेगा, नेता रहेंगे, मंत्री रहेंगे, तो इससे बढ़िया हमारे सरकार की और कोई साख हो नहीं सकती क्वालिटी के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं
आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा से आग्रह करूंगा, कृपया अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष जोशी जी, मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, गोविंद सिंह जी टोडाले जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, विधानसभा में मेरे सभी साथीगण, बहुत परीक्षित, एक तरह से लंबे समय से जिस बात की इंतजार हम लोग कर रहे थे और मुझे बहुत लंबे समय तक विधानसभा में रहने का भी अनुभव था। प्रयास बहुत किए लेकिन प्रयास कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। सच में मैं सबसे पहले तो सीपी जोशी साहब आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने विधायकों की उस पीड़ा को समझा और उसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं इस पीड़ा को लंबे समय तक भोग चुका हूँ। मंत्री होते हैं तो हमारे मकान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं तो 2 कमरा और एक अतिथि जो आते हैं उनको बिठाने का कमरा मिलता है, और जिसके बच्चे बच्ची पढ़ने वाले हों, अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों को सुलाने की जगह, उनको बिठाने की जगह भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी। और तो इस पीड़ा को हम लंबे समय से अनुभव कर रहे थे। समय समय पर हमने विधानसभा के विभिन्न स्तरों पर भी इस बात को बताने का प्रयास किया। मैं जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर तब मैंने भी इसकी शुरुआत की, लेकिन वो चूंकि आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सच में सीपी जोशी साहब, आपने जो अगुवाई की और इस कार्यक्रम को बार बार हम सब लोगों को बिठा करके जिस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया, आज हम ये जो स्थान खाली देख रहे हैं, इस स्थान को खाली कराना भी एक समस्या बन गई। हमने सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन जो विधायक वहां रह रहा है उसको वहां से शिफ्ट कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस शिफ्ट करने में जो आपने कदम लिए वो हमारे लिए बहुत सार्थक हुए। आलोचना प्रेस करे या कोई भी करे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि भाई इनको हाउसिंग बोर्ड का मकान मिलेगा, उसकी पहले 50 लाख कॉस्ट बनाई, उसमें हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिफ्ट कैसे हो। आपने उसकी कॉस्ट को घटाया। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आपने कम में दे दिया, लेकिन वास्तव में प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने में आपका यह निर्णय कारगर सिद्ध हुआ और सारे के सारे एमएलए ने धड़ाधड़ हाउसिंग बोर्ड में जाकर के ये फ्लैट खाली किया। फिर उसमें जाकर के एक और प्रॉब्लम आई कि पहले आप हमको विधायक का जो भत्ता देते थे मकान का, बहुत कम था। फिर आपने भत्ता बढ़ाने के लिए भी सीपी जोशी साहब ने बार बार आपसे प्रयास किया, फाइल चलाई, और वो भी आपने एक अच्छा अमाउंट कर दिया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज की तारीख में जहां भी हाउसिंग बोर्ड में विधायक रह रहे हैं, वो उनका मकान आपकी इन किस्तों में ही उनका चुकारा होकर के वो मकान के भी मालिक बन जाएंगे, और सारे विधायकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे आने वाले लोगों को ठहरने की जगह मिल जाए। और सबसे बड़ा जो मैंने अनुभव किया इतने सालों में, कि हमें कोई आत्मीयता आई नहीं। हमारे में अगर कहीं आत्मीयता आती है तो केवल कमेटी के दौरे में जब जाते हम और परिवार के साथ जब रहते हैं, तो वो तो हमारी बहुत अच्छी मित्रता और परिवार से एक दूसरे के जुड़ने का मौका मिलता है। बाकी हम 40 साल से यहाँ बधे हैं और हमारा परिवार किसी विधायक के परिवार से जुड़ गया हो और उसका रोज आना जाना होता हो, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। हम भले मंत्री के क्वार्टर्स में रहते हैं, लेकिन बाजी वाले मंत्री के यहाँ भी जाने का मौका नहीं मिलता 5 साल में। ये आत्मीयता बनाने के लिए सबसे बड़ा ये केंद्र बनेगा। आगे चल करके कम से कम सब लोग जब एक जगह रहेंगे, एक प्रकार की सुविधा के लिए जब वो आएंगे, चाहे वो प्रातःकाल घूमने आएगा, चाहे जिम में जाएगा, चाहे जहां भी खड़ा रहेगा, तो मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे के नजदीक जाने का और एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने का मिलेगा। मुझे तो इस प्रोजेक्ट में लगा कि एक इसमें हॉस्पिटल का कोई प्रोविजन आप बोले नहीं थे, वो जरूर हो। कारण क्या है कि हमें तुरंत कहीं जाना और बाकी सारी सुविधाएं इसमें है, तो उसके कारण से विधायक को, उसके आने वाले लोगों को भोजन कराने से लेकर नाश्ता कराने से लेकर उनको सब प्रकार की सुविधा मिलती। कई विधायक जो है ना, केवल आते हैं और थैला रखकर वापस जाते हैं। उन लोगों को भी भोजन करने के लिए रोज नई नई होटलें ढूंढनी पड़ती है, रोज नया नया किसी खाने के जाना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ
इस सुविधा के कारण से उसको व्यक्तिगत जीवन के भी बहुत कुछ आनंद मिल गया। और फिर आपने 4 बेडरूम रख करके निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र से आने वाले लोगों को भी एक आश्रय स्थल मिल गया कि कम से कम एमएलए साहब के यहाँ जाऊंगा तो थैला रखकर नहा धोकर सोकर अपना काम करके जा सकूंगा। तो मैं सोचता हूँ जो कमी मुझे 40 साल में जो अखरी थी उसकी पूर्ति आपके इस प्रोजेक्ट से हो रही है। और पवन जी आपको धन्यवाद इस बात को कि इस प्रोजेक्ट को जिस ढंग से आगे बढ़ाया। ये अध्यक्ष जी आप और हम सब लोग बैठे थे तो हमने जेडीओ को दिया था, जेडीओ को हमने भी प्रयास किया था, लेकिन जेडीओ के कारण से हम बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। फिर अगली बैठक में हमने तय किया कि दोनों एजेंसी एक ही हो गई। हमको वहां जो रखने के लिए जो क्वार्टर अलॉट किया वो भी हाउसिंग बोर्ड ने किया और यहाँ ये प्रोजेक्ट बना रहा ये भी हाउसिंग बोर्ड बना रहा। तो हाउसिंग बोर्ड ने इन दोनों की लिंक बनने के कारण से इस प्रोजेक्ट को आज 11 तारीख को अपन शुरू कर पा रहे हैं। धन्यवाद मैं सबसे ज्यादा सीपी जोशी साहब आपको देता हूँ। प्रयत्न हमने भी किए, हमारे टाइम पे भी हमने प्रयत्न किए, लेकिन उसको हम मंजिल तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। आपकी जिद्द, भावड़ा जी की जिद के कारण से नई बिल्डिंग में हैं हम, और आपकी जिद के कारण से ये जो आवास बन रहे हैं विधायकों के, ये ताजीवन याद रहने वाले कार्यक्रम बनकर के जनता के सामने आया है। और इससे भी ज्यादा मैं सोचता हूँ जो आत्मीयता बनने के लिए जो एक ही जगह वो रहेगा तो निश्चित रूप से उसके आपसी संबंधों के कारण से भी एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। सभी अधिकारियों ने भी मेहनत की। अब जो टाइमिंग आपने तय किया है उस टाइम में हर हालत में ये बने, इसका पहले रखिए ताकि वास्तव में हम आने वाला अगला जो बैच आवे उस बैच को इस मकानों में रख करके एक तरह से एक वातावरण को और अच्छा हो। सामने विधानसभा है, आपको पहले गाड़ियां चला करके लोगों को लाना पड़ता था, रोज मीटिंग में आपकी गाड़ियां जाती और लेकर के आती। अब वो सामने ही है तो मैं सोचता हूँ आपका वो खर्चा भी बचेगा और कई प्रकार के खर्चे बचेंगे। और मैं सोचता हूँ आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि है और जनता की सेवा करता है, उस सेवा के लिए उसको स्थान की उपलब्धता रहे तो आने वाली पीढ़ियों तक ये काम चलेगा। किसी एक आदमी के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए नहीं, एक सरकार के लिए नहीं, तो उन सारे जनप्रतिनिधियों को सुविधा मिलेगी। आज सब जनप्रतिनिधि मेरे जो बात सुन रहे हैं, मैं आप सब की तरफ से इस प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी का, शांति धारीवाल जी का और विशेष करके सीपी जोशी साहब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब विधायकों की तरफ से मैं आपको पेश कर रहा हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को बना करके बहुत अच्छी शुरुआत इस राजस्थान के आने वाले भविष्य के लिए करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया साहब। आपने जो डिस्पेंसरी की बात की उस बारे में मैं आपको कहना पहले रह गया था। यहीं पे एटीएम भी होगा, पोस्ट ऑफिस भी होगा और तीनों तरह के औषधालय की व्यवस्था रखी गई है, आयुर्वेद का, होम्योपैथी का और एलोपैथी की जो डिस्पेंसरी होती है। साथ में डे केयर सेंटर भी रखा गया, किसी को अगर थोड़ी देर 2-4 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे रखी गई है। और जो क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए जगह की बात थी, उसी प्रयोजन से क्लब हाउस में 26 कमरे गेस्ट हाउस भी, गेस्ट रूम भी बनाए जा रहे हैं, तो वो भी उसी काम में आ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय सीपी जोशी साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के संसदीय मंत्री सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, शिक्षा मंत्री श्री गोविंद जी डोटासरा साहब, चीफ सेक्रेटरी यूडीएस सेक्रेटरी पवन अरोड़ा जी, गौरव गोयल जी और हाउसिंग बोर्ड के अन्य अधिकारीगण और मेरे साथ जुड़े हुए विधानसभा में मंत्रीगण और विधायकगण, सबसे पहले तो मैं सभी विधायकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में मेरा कोई भी निर्णय तब तक मूर्त रूप नहीं ले सकता जब तक राजस्थान सरकार आकर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं करे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी स्वीकृति और स्वीकृति के साथ में मैं सौभाग्यशाली हूँ अध्यक्ष के रूप में। संसदीय लोकतंत्र में हम एक दूसरे की वैचारिक रूप से विरोध करते हैं, पर हम एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए यदि एक ही स्थान पर, जैसा अभी कटारिया साहब ने बताया, निवास हो तो सौहार्द भी बढ़ता है और वैचारिक जो चर्चा है वो भी आगे बढ़ती है। उस दृष्टि से जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें जिस तरह की व्यवस्था की है, उसके लिए मैं पवन अरोड़ा जी आपको और शांति धारीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मैं याद करना चाहता हूँ, मैं 1980 में मुख्यमंत्री जी एमएलए बन के आया था। तब एमएलए के जो क्वार्टर थे वो या तो थे विधायकपुरी में या झालूपुरा में थे, या जो क्वार्टर ने डिमोलिश किए ये क्वार्टर थे। 1980 में जो एमएलए बन के आता था उसको क्वार्टर के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन एक अजीब तरह की स्थिति थी। एक क्वार्टर था जिसको कहते थे हम झालूपुरा में, जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत जितने वरिष्ठ नेता थे वो रहते थे, और दूसरा था विधायकपुरी, उससे जो और कम जो सीनियर होते थे वो विधायकपुरी में रहते थे। और हमारे जैसे जो नए विधायक बन के आए थे उनको इंतजार करना पड़ता था कि क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे आज भी स्मरण है, आज हम जो 1980 में जीत कर आए थे उनमें एक विधायक आज अध्यक्ष के रूप में पहले काम करने वाले दीपेंद्र सिंह जी थे, और आज जो हमारे मंत्री बीडी कल्ला साहब, हम 1980 में एमएलए जीत के आए थे। तब हमें केवल मात्र गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना पड़ा क्योंकि क्वार्टर की उपलब्धता नहीं थी। तो यदि क्वार्टर की उपलब्धता थी तो भी उसमें श्रेणी थी कि आप छोटे हैं और नए अनुभव वाले हो तो आपको क्वार्टर में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्टल। तो ये जो एक विषमता थी विधायकों की, उस विषमता को मैंने बहुत नजदीक से विधायक के रूप में भी देखा, मैंने मंत्री के रूप में भी देखा, और मेरे मन में एक कल्पना थी कि हम सब एक इस तरह का वातावरण बनना चाहिए कि विधायक के मन में ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं इस क्वार्टर के लिए एलिजिबल था, मुझे नहीं मिला। मैं जब अध्यक्ष बना तब मेरे से जो पूर्व अध्यक्ष थे मेघवाल साहब, उन्होंने क्वार्टर अलॉट कर दिए थे। तब लोगों में मन में ये आ गया कि कैटेगरी कैसे हो गई, कुछ लोगों को एक कैटेगरी का मिल गया, कुछ को नहीं मिल पाया। तो ये मेरे मन में एक कल्पना थी कि हम इस विषमता को दूर करेंगे और उसके लिए एक साथ क्वार्टर बनने का काम करेंगे। और मेरे से पहले जो सरकार थी वसुंधरा जी की, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की। पहली मीटिंग मैंने की जिसमें धारीवाल साहब भी आए थे, आज चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, निरंजन जी उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको रिकलेक्ट होगा, याद होगा, जब मैंने पहली मीटिंग की थी तब धारीवाल साहब का एनबीसी के बारे में रिजर्वेशन था, और मुझे पहली बार जानकर आश्चर्य हुआ कि हम प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं पर टाइटल क्लियर नहीं है। और आज मैं स्मरण करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर जोगाराम जी को कि उनके और हमारे आज के सीएस हैं उनके और तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो टाइटल क्लियर हुआ। तब तक हम प्रोजेक्ट की कंसीव कर रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट को कंसीव करने के बाद भी टाइटल क्लियर नहीं था। आज जिस प्रोजेक्ट को हम कंसीव करके मूर्त रूप दे रहे हैं उसमें टाइटल क्लियर होने के कारण हम ये आगे बढ़ सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जिनकी भूमिका रही, स्टार्ट में यदि टाइटल क्लियर नहीं होता तो ये चीज नहीं होती। और धारीवाल साहब का मामला अलग है, जैसा भी बताया गोविंद जी ने, धारीवाल साहब के ओन एक्सपीरियंस थे एनबीसी के बारे में। तो धारीवाल साहब के मन में कल्पना थी जब ये बने तो उसका क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो कॉस्ट के बारे में उनका रिजर्वेशन था कि एनबीसी की कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, फैसिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये सारा आइडिया धारीवाल साहब का। हम तो न तो यूडीएच मंत्री रहे, न मुख्यमंत्री जी के तरह 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो ये दो जो हमारे पिलर हैं, मुख्यमंत्री और यूडीएच मंत्री, इन दोनों के अनुभवों का लाभ लेकर हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कल्पना की। और जब हमने कल्पना की तो कटारिया साहब का, जिस प्रतिपक्ष के नेता है, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मुझे एक लेटर मिला 30-40 एमएलए का साइन करके हम क्वार्टर खाली नहीं करेंगे। जो क्वार्टर खाली नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट भी पूरा करना है। तब इन सब चीजों को पूरा करने में जो मदद मिली, उस मदद में कटारिया साहब की अहम भूमिका थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कमेटी बनाई, जिस कमेटी में हमारे जो अन्य मंत्रीगण थे उन्होंने बैठ के चर्चा की। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक बिरला अध्यक्ष हूँ जिसको संसदीय लोकतंत्र में वो सब सहयोग मिला है कि संसदीय मंत्री यूडीएच मंत्री हो। जरूरी नहीं कि संसदीय मंत्री यूडीएच मंत्री हो। ये मेरा सौभाग्य है कि संसदीय मंत्री है वो यूडीएच मंत्री है। यदि आज ये यूडीएच मंत्री नहीं होते और कोऑपरेटिव मिनिस्टर होते तो शायद ये जो प्रोजेक्ट है वो कंसीव नहीं कर सके। तो एक एक्सपीरियंस यूडीएच मिनिस्टर जिसके मन में कल्पना थी डेवलपमेंट की, और उसके साथ एक उत्साही अधिकारी पवन अरोड़ा जी जिनके मन में कल्पना थी कि मैं अपना बेस्ट सरकार के सामने दूं, और कटारिया जी का सहयोग खाली करने में ये कॉम्बिनेशन रेयर बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता तो जैसा भी कटारिया साहब ने कहा, यहाँ मुझे स्मरण दिलाना पड़ेगा संयम लोढ़ा जी का। संयम लोढ़ा जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बराबर ये कोशिश की, यदि हम ये जो किराया है उसको नहीं बढ़ाएंगे तो खाली नहीं करा पाएंगे। तो ये जो सारा उदाहरण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और यूडीएच मंत्री साहब ने कहना चाहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है कि यदि किसी समस्या का समाधान करना है तो कैसे लोगों को हटाए,
उस समय यदि हम सब चीजें ठीक ढंग से करें, किराएदार को हम ठीक ढंग का पैसा दें, कंपेंसेशन की व्यवस्था करें, उनको रिहेबिलिटेट करने का एक काम करें, तो ये जो प्रोजेक्ट है राजस्थान की जनता के सामने एक उदाहरण है कि सरकार कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती है, वहाँ लोगों को हटाना चाहती है, किस तरह की सुविधा दे जिससे लोग जो वहाँ पर है वो भी सुविधाजनक अपनी जगह शिफ्ट कर सके और सरकार का प्रोजेक्ट भी पूरा हो सके। ये एक आइडियल एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान के सामने बनेगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। और इसी कल्पना के साथ मैं आशा करता हूँ कि धारीवाल साहब और पवन अरोड़ा जी और यूडीए सेक्रेटरी, कानून हम बनाते हैं और कानून बनाने में ये जो अनुभव है उन अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए। नगर पालिका, नगर निगम, यूआईटी, उसमें बहुत से प्रोजेक्ट इसलिए कंप्लीट नहीं हो सकते कि वहां हम अतिक्रमण को हटाने में असफल रहते हैं, जुडिशरी आ जाती है, स्टे मिल जाता है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़े उसका एग्जाम्पल ये है कि हमने 50 लाख से 30 लाख रुपए किए, हमने 50,000 रुपए का हाउस रेंट किया, तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो हम सितंबर 2023 में कंप्लीट करेंगे और वही प्रोजेक्ट यदि आगे बढ़ जाए और एस्केलेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जो मॉनेटरी गेन है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंतर्गत हम किसी चीज को कैसा करें। मैं समझता हूँ कि ये एक राजस्थान के समय में, आने वाले समय में उदाहरण बने, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, पर मैं व्यक्तिगत तौर से एक बार पुनः अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धारीवाल साहब का, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी विधायक हमारे साथी बैठे हुए हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि जिस भावना से संसदीय लोकतंत्र में राजस्थान में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम वैचारिक रूप से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम एक साथ बैठकर राजस्थान के विकास की कल्पना को साकार कर सकते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण बनेगा जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। मुझे हाउसिंग बोर्ड के अन्य प्रोजेक्ट के संबंध में भी जो आज आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और धारीवाल साहब से जो शिलान्यास कराया, मैं आशा करता हूँ ये प्रोजेक्ट भी समय पर कंप्लीट होंगे और हाउसिंग बोर्ड के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद की अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं गौरव गोयल जी का भी मेंशन करना चाहता हूँ। कल ही मैंने उनसे बात की थी और मैंने कहा था कि मेरे मन में कल्पना है कि मुख्यमंत्री से हम शिलान्यास करवा रहे हैं, काम भी चल रहा है, पर मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, उसके बारे में भी कुछ काम होना चाहिए। मुझे आज कैसे प्रसन्नता है कि गौरव गोयल जी ने इनिशिएटिव लिया और पवन अरोड़ा जी ने मिलकर कल्पना की कि हम आने वाले समय में एक और अच्छा फंक्शन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो माननीय मुख्यमंत्री मन की कल्पना है, धारीवाल साहब का अनुभव है, जो दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसको देखकर हम शीघ्र ही इसका शिलान्यास करें और ये प्रोजेक्ट भी इसी प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सब विधायकों के उज्जवल भविष्य की कामना इसलिए करता हूँ कि राजनीति में परिवार का जो है संबल बहुत जरूरी है। परिवार में यदि रहे कि हमारा ठीक ढंग की व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था है और यदि हम राजनीति में है तो जो लोग आ रहे हैं उनको मिलने की जगह मिले, ये एक ही स्थान पर यदि उपलब्धता होती है तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी के लिए मिलट करती जनता उसके काम को हम अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे आज के विधायक और भविष्य के विधायक अपनी जो जिम्मेदारी जनता उनको देगी उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और राजस्थान की प्रगति में आगे बढ़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी जोशी साहब। शहरी विकास के युग पुरुष की छवि जिनकी बन चुकी है, ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना आशीर्वचन दें। धन्यवाद। हमारे माननीय स्पीकर साहब सीपी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह दोतासा जी, शिक्षा मंत्री, और बाकी जो उपस्थित है तमाम साथी, मई जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र राठौड़ जी, पूनिया जी, तमाम नेता पार्टियों के सीपीएम और मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों के नेता हैं बैठे हुए हैं साथ में, क्योंकि प्रोग्राम विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में
सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग मिला तभी संभव हुआ। माननीय विधायकगण, सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी दिनेश आर्य जी, कुंजीलाल मीणा जी, अमित ढाका जी, गौरव गोयल जी, आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा जी, सलाहकार जी संधू साहब, सचिव आवासन मंडल संचिता बिश्नोई जी और तमाम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये वास्तव में अभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे स्पीकर साहब सीपी जोशी जी, धारीवाल जी और कटारिया साहब और हमारे अध्यक्ष जी दुधासा जी भी, क्योंकि सभी लोग इस दौर से गुजर चुके हैं किस प्रकार से जब विधायक बनते हैं तो क्या क्या तरह की तकलीफें आती है। और बहुत सुंदर शब्दों में कटारिया जी ने भी 40 साल का अनुभव बताया किस प्रकार से 40 साल के बावजूद भी सामाजिक सौहार्द और सद्भावना जो होती है परिवारों में वो नहीं बन पाती है। बहुत अच्छे ढंग से बातें कही गई, मैं उन तमाम बातों को वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर अभी एक ये मौका ऐसा है जो एक दूसरे की तारीफ करने वाला मौका ही है वास्तव में, क्योंकि वास्तव में जिस रूप में ये प्रोजेक्ट बना है और जिस रूप में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है उससे मैं समझता हूँ कि ये तभी संभव हुआ तब एक इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ा गया। और इच्छा शक्ति हमारे स्पीकर साहब सीपी जोशी जी की, मुख्य रूप से धारीवाल जी की और कटारिया जी का सहयोग, क्योंकि ये अपने सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की तब भी प्रयास हो रहा था और वो संभव नहीं हो पाया। पर जिस रूप में ये बात जब शुरुआत हुई और आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है पिछली गवर्नमेंट की तरह ये भी 5 साल निकल जाते और ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाता। खूबसूरती इस बात की है कि प्रोजेक्ट जो है इसको अमली जमा पहनाने की नौबत आ गई, ये खूबसूरती है। क्योंकि प्रयास सब करती है, हर गवर्नमेंट चाहती है मेरे वक्त में कुछ काम करें, हम अच्छे काम करें। पर जो अभी आपको इतिहास बताया गया किस प्रकार से अलग अलग जगह गवर्नमेंट हॉस्टल, मुझे भी याद है सीपी जोशी जी वहीं रहते थे, कई हमारे साथी रहते थे। तब से जब हम एनएसयू में थे तब से देखते हैं कि अधिकांश हमारे एमएलए साहबान गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर एक कमरे में रहते, कैसे रहते होंगे पता नहीं क्या क्या होता था। पर इतिहास पूरा बताया गया कि हम कहाँ से अब कहाँ पहुंच गए और जमाना बदल गया है। संसद में सांसदों के लिए भी वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी तब जाके काम चला है। क्योंकि पुराने जब 40-50 साल पुराने मकान बन जाते हैं उनके मेंटेनेंस में इतना खर्चा आता है, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। मामूली बात है, वही कमरा बनवा दिया, 2 कमरे बनवा दिया एक्स्ट्रा, मंत्री बन गए तो और कमरे बना दिए, तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी, उसका कोई अंत ही नहीं है। इससे अच्छा है कि जैसे पार्लियामेंट वहाँ पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी तब जाके अब आराम से वहाँ सांसद रह सकते हैं। और कटारी ठीक कह रहे थे, एक सांसद या विधायक अगर अपने क्षेत्र से लोग आए और ढंग से बात नहीं कर पाए उनसे, उनको चाय भी नहीं मिला पाए, तो लोगों में एक डेमोक्रेसी में लगता है भाई अभी ये विधायक बन गए हैं तो ठीक है, मिलनी बहुत बड़ी बात है। और एक टाइम बदला है, अब आराम से बैठो, बातचीत करो, थोड़ी सुविधा दे दो नहाने की धोने की, चाहता क्या आदमी शाम को वापस चले जाते कई लोग, तो रुकना तो रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो जो ये पवन अरोड़ा ने और धारीवाल जी ने मिलके जो पूरा डिजाइन बनाई है फ्लैट्स बनाने की, ये भी बहुत शानदार बनाई है। पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छा बना है, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे पास तो सीपी जोशी जी और धारीवाल जी लेकर जब आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए या विधायकों के फ्लैट देने की बात हुई सस्ते रेट के दरों के अंदर, और जब पूरे हाउस के हमारे मेंबर जो माननीय विधायकगण हैं सबकी जब एक से मंशा हो, तो जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया है, मेरी तो पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी भावनाओं का आदर करूं, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए
एक झटके में स्पीकर साहब ने और गुलाब सिंह कटारिया जी ने और धारीवाल जी ने 2.25 करोड़ का 5 करोड़ करवा दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। पता नहीं बड़ा ये हुआ क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है। खाली बस वो स्पीकर साहब का माइक जो था मई जोशी जी ने थोड़ा इशारा कर दिया और वो रुक गए। अगर वो हाउस एडजर्न कर देते अगले दिन के लिए तो वो नहीं होता। खाली बस सेकंडों की बात थी। उस सेकंडों में जो काम हो गया वो मेरे ख्याल से 1 घंटे की बहस में भी नहीं हो पाता कई बार, पर उन सेकंडों के अंदर मैं समझता हूँ 2-4 मिनट के अंदर ही कटारिया जी ने भी, राजेंद्र राठौड़ जी ने भी और स्पीकर साहब और धारीवाल जी ने जिस प्रकार से पहले षड्यंत्र कर रखा था मेरे खिलाफ में कि किस प्रकार से हमें इसको मतलब बनवाना है, पहले माने सबने बना लिया, विधायकों ने पूछ लिया, तो मुझे तो करना ही था। तो मुझे खुशी है कि आज 5 करोड़ रुपए विधायकों को जब मिलने लगेगा, मिलने लग गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी रूप में वो अपने क्षेत्र में सेवा भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी फैसला कर लिया कि अब जब वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है निःशुल्क की, तो वापस पैसा जो विधायकों का था उसको हमने कहा वो खर्च अपने हिसाब से करें। वो आदेश आपने देख लिया होगा, जो तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं उन्होंने इस प्रकार से ये पूरा आपके प्रोजेक्ट भी बना है, खाली भी हुए हैं, और अभी सैमरोड़ा का नाम लिया स्पीकर साहब ने, उसने जो रास्ता बताया उसके कारण जल्दी खाली हो गए, आसानी से हो गए। तो तमाम काम जो है मैं समझता हूँ कि जिला कलेक्टर जयपुर और चीफ सेक्रेटरी साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी जब थे, ये पूरी कहानी सबको मालूम पड़ी है। और इसमें भी गुजरानी धारीवाल जी ने जो कहा है पवन अरोड़ा ने, और जिस प्रकार हाउसिंग बोर्ड को वापस रिवाइव किया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो रोज सुनते थे हाउसिंग बोर्ड बंद करने की नौबत आ रही है। जिस रूप में वापस आके उन मकानों को 50% रेट में बेचा गया है, गरीबों को भी, मिडिल क्लास के लोगों को भी, बहुत बड़ा डिसीजन था वो भी। और आज 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, 9,000 करोड़, 9,000 के आसपास मकान बिक गए। तो ये तमाम फैसले तभी हो पाते जब आप बोर्ड डिसीजन लो। आज रिवाइव हो गया वापस हाउसिंग बोर्ड। अब तो और ज़्यादा स्कीमें जो अभी एक के बाद एक, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, कि जो बताई गई है मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के बारे में भी, और इंडिया सर्विसेज रेजिडेंस परियोजना के बारे में भी विधायक आवास तो हो ही रहा है, और भी कई स्कीमें लाई गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज की आगे IAS वाली, जिसका आपने जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना भिवाड़ी के अंदर भी, प्रताप नगर के अंदर भी, जयपुर में, ये तमाम योजना जो एक के बाद एक आएगी। स्टूडियो अपार्टमेंट योजना बन रही है, आपका कोचिंग हब बन रहा है, उसके पास रहने के लिए व्यवस्था हो रही है। शानदार पार्क की बात की गई, बिल्कुल ठीक कहा धारीवाल जी ने, ये कॉमर्शियल पैसा कमाने के चक्कर में थे धारीवाल जी। और जो मुझे मालूम पड़ा कि ये मतलब ये पूरा जो शानदार जगह है वो मतलब कॉमर्शियल सेक्टर में जा रहा है, तो मैंने फिर धारीवाल को बुलाया, मैं कहा एक काम करो, सेंट्रल पार्क में बड़ा नाम हो गया है, वहाँ भी एक सेंट्रल पार्क को बना दो। पहले तो इसे करे थे कि यार सब इनकम जो है वो खत्म हो जाएगी, पर इन्होंने बाद में स्वीकार किया। आज वो एक शानदार काम उस इलाके का भी बहुत शानदार बन जाएगा, और वो दुनिया क्या मतलब आने वाली पीढ़ी याद करेगी, क्योंकि लंच होना आवश्यक है। ये खाली बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन जाती है बम्बई की तरह, लंदन की तरह, उससे नहीं काम चलता। अट्टालिकाओं के साथ में खुले एरिए हों और पार्क भी हों, वृक्षारोपण भी हो, जो दिल्ली है आज। हालांकि दिल्ली तो प्रदूषित होगी पूरी अन्य कारणों से, परंतु पेड़ पौधों के लिहाज से सारी सड़कें जो है शानदार तरीके से बनी हुई है। तो ये पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व अपन जानते हैं कि इमरजेंसी लगी तब कटारिया साहब वगैरह तो खैर अभी भी याद करते हैं इमरजेंसी को, पर संजय गांधी ने जो एक नारा दे दिया वृक्षारोपण का, आज जितने भी आपके स्टेट हाईवेज हैं वो तमाम दोनों तरफ जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो वृक्षारोपण का अभियान है चला देश के अंदर, कि बड़े बड़े पेड़ आज हो गए जो बिल्कुल मतलब उस वक्त में शुरुआत ही करी थी। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि इतिहास में याद किए जाते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े फैसले आज किए हैं और ये सब अध्यक्ष जी और धारीवाल जी और कटारिया जी और हमारे साथी जितने बैठे हैं, इन सब की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और हमारे ये अध्यक्ष जी भी बहुत ही, जैसे मैंने कहा आपको कि बातों बातों में 5 करोड़ करवा दिए, उसी ढंग से ये पूरा प्रोजेक्ट भी बातों बातों में करवाया है। ये बिल्कुल इस मामले में ठीक कहा, मतलब कटारिया जी ने भी ठीक कहा सीपी जोशी साहब के बारे में, और सीपी जोशी ने ठीक कहा धारीवाली के बारे में। जो प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं वो भी पूरा करके ही रहते हैं। धारीवाली की भी नेचर है। ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है सिंगल रोड थी, और वही 20 साल पहले ये हमारे मंत्री थे इसी विभाग के। जो कुछ जयपुर दिख रहा आज हमें, फ्लाई ओवर एक के बाद एक 15, 20, 25, 30 मेरे ख्याल फ्लाई ओवर बन गए होंगे, अंडरपास बन गए होंगे, सड़कें चौड़ी हो गई चारों ओर, मतलब क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर। बरामदे खाली भी हो गए, एनक्रोचमेंट हट गए। तो ये एक जुनून होता है, जुनून के कारण से सब कुछ संभव हुआ। मुझे याद है कि ये कठपुतली नगर जो है ये सड़क पे आया था, आधी सड़क पे आया था। कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते जयपुर राजभवन जाते तो वो सिंगल से छोटी रोड होती थी कठपुतली नगर के आगे, वहां से निकलना पड़ता था आदमी, और कच्ची बस्ती एक तरफ थी। वो एनजी गोयल साहब थे वहाँ उस वक्त में, जेडी थी, और ये पूरा एनक्रोचमेंट हट रहे थे, और धारीवाली मंत्री थे। किस खूबसूरती के साथ में नया नगर बसा गया, वो नाम मैं भूल गया नगर का, तो जो नहीं बना आगरा रोड पर क्या है, पारडी मीणा, और संधू साहब भी उस वक्त होंगे। ये तमाम लोगों ने जिस रूप में वो खूबसूरती से उनको कन्विंस किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वहां पर बैठाया हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, रिसीवर बैठाया हुआ है, तब भी उनको कन्विंस करके पीछे हटा दिया, और वो शानदार डबल ट्रिपल रोड बन गई। अब तो ओवरब्रिज बन रहा वहां पर। तो बात छोटी नहीं होती, पर आज कितनी सुविधा मिल गई कि सड़क चौड़ी होगी, सब कुछ हो गया। तो अगर तय करने कोई काम को, तो फिर वो होके ही रहता है। तो मुझे खुशी है कि आज ये तमाम, तो बहुत अच्छे ढंग से सोलर पैनल की बात की गई, MNIT के माध्यम से उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, थर्ड पार्टी देखेंगे, ऑन द स्पॉट आपके लैब बन रही है। मतलब हाउसिंग बोर्ड ने बड़े दिल लगा करके इस काम को हाथ में लिया है। और मैं समझता हूँ कोरोना काल के अंदर लोगों को आश्चर्य होता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। जब बजट पेश किया था मैंने इस बार, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बजट में इतनी घोषणाएं होगी कि भाई कोरोना पूरा एक साल निकल गया है, बड़ी हालत खराब रहेगी। पर मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में भी बजट को जो कर सकता था वो हमने अच्छा प्रयास किया। अखिल अरोड़ा जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पूरी उनकी टीम लगी रही, पर शानदार तरीके से हम लोगों ने बजट पेश किया। और अब एक के बाद एक चीनी योजना आ गई है कोरोना के लिए, थर्ड वेव के लिए भी हमने अभी से तैयारी कर रखी है। ये सब बातें हो रही है। और पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आ रही है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम जो है वो बड़ी थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम खुद को भी है कि 25-30% लोगों को ये प्रॉब्लम थकावट वाली भी और ये आती है। तो मैंने डॉक्टर से बात करी कि जो मिलने आता है वो कौन को अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो किसी को खांसी, ड्राई खांसी, किसी को हेडेक, किसी को घबराहट, किसी को नींद नहीं आना, किसी को बॉडी फटीग, जॉइंट पेन होते किसी को। अभी कल हमारे आर्मी के ऑफिसर्स आए थे मुझसे, मैंने कहा कि हमारे परिवार में जॉइंट पेन होने लग गए। तो ये जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ना बहुत मामूली बात है, ब्लड क्लॉट होकर डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, ब्लैक फंगस आया था वो भी इसके कारण आया। तो मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा हमारे तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं MLA साहबान, कि एक तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये घबराए नहीं, मतलब क्योंकि ये इतनी तरह की प्रॉब्लम है। पोस्ट कोविड लोग के गांव में समझ नहीं पाते हैं भाई हो क्या गया। ये वो ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा कोई 2-3 महीने, किसी को 4-5 महीने, पर जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं 9 महीने तक भी रह सकता है, 9 महीने तक रह सकता है। वर्ल्ड का जो और वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन आ रही है WHO की सबकी, डॉक्टर कहते हैं कि मैक्सिमम 9 महीने तक भी रह सकते कई लोगों को 1-2 महीने में ठीक हो जाता है।
तो ये तमाम जो ब्लैक फंगस बहुत ही भयंकर मामला है, इसका अस्थमा हो जाता है, कई बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अनुभव प्राप्त खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बाकी लोगों में क्या बीतरी होगी। तो ये तमाम बातें हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग कोविड का मुकाबला बहुत अच्छे ढंग से किया है, हमें पक्ष का विपक्ष का और तमाम साथियों को पूरा सहयोग मिला, धर्मगुरुओं का और एक्टिविस्ट का, एनजीओ का, कोई कमी नहीं रखी, आम जनता का भी। कोई भूखा नहीं सोएगा, ये हमने कहा तो वो निभाया आप लोगों ने, एमएलए साहबा ने निभाया, कोई कमी नहीं रखी। अभी श्री योजना का मैं चाहूंगा कि हर घर तक ये बात पहुंच जाए। अभी भी करीब 200 करोड़ रुपए के तो क्लेम मिल चुके हैं अभी 2-2.5 महीने के अंदर। तो ये तमाम बातें हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है जो अभी अध्यक्ष जी ने इशारा किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है, धारीवाल जी मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए हैं, इनको तो मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज भी वहाँ मीटिंग होती रहती है, हॉल भी वहाँ बना हुआ, रेस्टोरेंट भी बने हुआ। अब तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंटों ने एक कमेटी बना दी है, वह चुनाव होते बाकायदा। मैं तमाम हमारे एमएलए साहब ने कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये एक प्रकार से वर्तमान विधायकों के लिए भी है और भूतपूर्व विधायकों के लिए भी है। उनकी मेंबरशिप भी इस प्रकार से करेंगे धारीवाल जी और अध्यक्ष जी बात करके कि ये मतलब वो मेंबरशिप भी लेंगे, चुनाव भी, दिल्ली में चुनाव होने लगते हैं, बाकायदा सारी सुविधाएं, रेस्टोरेंट की भी, मेडिकल फैसिलिटीज की, अगर आपको मीटिंग करनी है, चैम्बर बना दिया गया वहाँ पर ऑन कॉस्ट, बहुत अच्छे ढंग से। मैं चाहूँगा कि धारीवाल जी भेजे टीम को वहाँ दिल्ली भेजे और उसको ढंग के दिखवा के ले आए कि वहाँ क्या 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 सुविधा हुई है, हमें क्या आवश्यकता है। कुछ ज़्यादा शानदार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बने, जिससे कि हमारे जो एमएलए साहबान हैं, मंत्री जी हैं, ये जो भूतपूर्व है अभी साथ में नहीं है, उनका जुड़ाव इनके साथ रह सके। तो ये हमेशा के लिए आराम हो जाएगा भाई, कम से कम पॉलिटिकल थिंकिंग क्या चल रही है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, डिस्कशन हो आपस के अंदर। मैंने एक प्रयास किया था इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह, दिल्ली में जो बना हुआ है हैबिटेट सेंटर बना हुआ, मैंने यहाँ पर कोई ओटीएस पीछे होगा मेरे ख्याल से, तो कटारिया साहब की सरकार ने उसको आधा तोड़ दिया, उसको भामाशाह केंद्र बना दिया। वरना वो बहुत शानदार एक जगह बनने वाली थी जहाँ पर तमाम इंटेलेक्चुअल, हाईकोर्ट के जजेज हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, सब जाके कम से कम डिस्कशन करते, जैसे दिल्ली के अंदर है। पर वो आधा जगह रखी है वहाँ पर, वो भवन से मेरे ख्याल से जेडीसी गौरव गोयल को मालूम होगा कि जो उसको भी अपन तैयार कर रहे हैं और वो भी एक जगह बन जाएगी। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो बनेगा, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस योजना के पास में बन रहा है, सब अच्छी बात है, असेंबली की भवन ये सब पास पर बन रहा है। तो इसको भी आप, मैं चाहूँगा कि आप टाइम बाउंड इसको बताओ कि भाई 1 महीने 2 महीने में इसका टेंडरमेंट हो जाए और टाइमली बन जाए और बहुत अच्छे ढंग से बनेगी। और ये कटारी ठीक कह रही थी कि कई बार आलोचनाएं फिजूल की हो जाती है। आलोचना क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। एमपी की तनख्वाह बढ़ती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एक साथ हाथ खड़ा कर देते हैं, तो आलोचना होती है। एमएलए तनख्वाह बढ़ती है तो सब पार्टियों वाले मिलकर मना नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं अभी तो वो अखबार में आएगा हेडलाइन कि खुद ने तनख्वाह बढ़ा दी। तो भाई खुद ने नहीं बढ़ा दी, या तो कानून नहीं होता, सती तनख्वाह बढ़ जाती, जैसे महंगी बढ़ती है। तो ये ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, वो सब ये क्या खुद के लिए तो कर लेते हैं, तो बाकी लोग नहीं करते नहीं है। सब जो है अपनी बिरादरी के लिए सब कुछ कर लिया है। कितनी महंगी भत्ता बढ़ेगा, क्या होगा, कितनी पेंशन, तभी तो ऊंची कौम बताइए, कितनी पेंशन मिलेगी, लाखों, जितनी रिटायरमेंट होता है तनख्वाह नहीं मिलती, उससे ज्यादा तो इनको पेंशन मिलती है। ऐसे ने कटाया साहब है जो रिटायर हुए तो 25-30 हजार तनख्वाह होगी, अब मिल रही है 1 लाख, उनको पेंशन मिल रही है। पर हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं, हमें तो सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ये तमाम बातें जो है, ये जमाना बदल गया है,
इतनी तो सुविधा मिले कम से कम कि चाय पानी पिला सके आदमी को, इतने महंगे के जमाने में, जैसे कटारी जी ने कहा। तो ये सुविधा होना आवश्यक है। मैं भी इसको समर्थन करता हूँ कटारी जी का, और इसमें कोई आलोचना की बात नहीं होनी चाहिए। आलोचना थोड़ी बहुत तो हर चीज में होती है। तो खुशी की बात है, नेता प्रतिपक्ष कह रहा कि ये मतलब बिल्कुल ठीक है, वरना इनकी आलोचना अलग होती है हमारे लिए, इनको मनाना पड़ता। तो कम से कम पक्ष और प्रतिपक्ष एक राय के हैं इस काम में, चाहे वो हमारे बन रहे हों, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है विधायक आवास की, और चाहे यहाँ पे कौन सी क्लब बन रहा है। यही बात कहता मैं सबको बधाई आप सबको। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा क्या कर सकते हैं। कोरोना का मैं फिर कहना चाहूंगा, कोरोना गया नहीं है, बल्कि कल भी डेल्टा प्लस की खबर आने लग गई, चिंताजनक थी वो। करीब 43 पेशेंट थे देश के अंदर, वो इससे खतरनाक है। और डेल्टा भी हिंदुस्तान से ही पैदा हुआ। जब हमारी सेकेंड लहर आई थी 1.5 महीने के लिए, उसने वो हाहाकार मचवा दिया देश के अंदर ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का, कि हमें नहीं मालूम पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है और होगा क्या पता नहीं। आगे एक बेड खाली नहीं कहीं पर, सिफारिश के बावजूद बेड नहीं मिलता। वे किसको खाली करवाएं बेड को, ये चाहे वो दिल्ली हो चाहे राजस्थान या कहीं पे भी हो। वो नौबत आई थी। बाद में मालूम पड़ा यूके के अंदर, तो ये तो हिंदुस्तान से आगे हमारे यहाँ भी आगे डेल्टा, इसका जो B16172 नाम था इसका, फिर नाम इसका बदला, डेल्टा रखा। उस रूप में ये बहुत जल्दी संक्रमित होता है। पहली वेव में ऐसी स्थिति नहीं थी, गांव में आराम था, कोई गांव में डेल्टा गई नहीं था, कोरोना गई नहीं था। बस सेकेंड वेव में तो गांव में भी चला गया, 3-4 दिन में लंग्स में पहुंच जाता, हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती, वेंटिलेटर की जरूरत हो गई। तो बहुत खतरनाक दौर निकला है। और कहाँ तो 1,500 लोग मरे थे पहली वेव में, कहाँ 5,500 लोग मर गए सेकेंड वेव के अंदर। तो आप कल्पना कीजिए, करीब 4.5 लाख लोग मरे हैं देश के अंदर। सेकेंड वेव में ज्यादातर लोग सेकेंड वेव मरे हैं। अब भी लोग, बहुत ही एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि आप बच के चलो, स्कूलें खोलने का मुद्दा हमारे सामने है, उसका फैसला जल्दी करना, क्योंकि 12-13 राज्यों में स्कूलें खुली भी है, वो भी देना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि जल्दी ये मतलब तैयारी जो हमने कर रखी है, उसमें आप सबका सहयोग, आपका अलर्टनेस, आपका समुदाय, आपका जो प्रोटोकॉल होता है मास्क का भी और डिस्टेंसिंग का भी, उसको अपने क्षेत्र में फॉलो करवाएं। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, कई जगह जाऊंगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कहेंगे साहब मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटोकॉल तोड़वा रहे हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है कि इसमें क्या करना चाहिए। मंत्री भी रहते हैं कई बार, तो उनको कहना पड़ता है ध्यान रखो वहाँ पर भीड़ नहीं आनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आज लोग समझते हैं कोरोना चला गया दिखता है, बहुत कम केसेज आ रहे हैं, बहुत कम केसेज आ रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कम केसेज आने के बावजूद भी आपका अनुभव आपके साथ में कि अप्रैल में 14 तक कुछ नहीं था, 15 अप्रैल से ही है। अध्यक्ष जी को, धारीवाल जी को, कटारिया जी को, दोतारा जी को, सबको बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बीड़ा उठाया। तो मेरी निमित्त लिखा हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में, इसलिए बेटा आप नहीं उठाते तो काम आगे नहीं बढ़ता। ये बात तो आप मान के चलो। और पिछली सगाई की तरह 5 साल निकल जाते, ना तो आवार बनते ना कोई क्लब बनता, अब तो सब बन के रहेंगे। बाकी तारीफ तो हमने आज दिल खोल के सबने कर दी है। स्पीकर साहब की तारीफ करना बड़ी बात होती है। आर्य जी जोगा नाम तक की तारीफ कर दी, आप क्या चाहते हो बताओ, सबकी तारीफ कर दी, सब हीरो आगे उसमें। तो स्पीकर साहब की तारीफ के मायने समझो, और सब मिलके जम के गवर्नेंस दो, अच्छा काम करो, गरीबों की सेवा करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गौरव गोयल जो कह रहेगा, वो गांधी जी का इंस्टीट्यूट बन रहा है वहाँ पर सेंट्रल पार्क में, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरह कॉलेज खुल रही है गांधी के नाम से। दोनों काम आपकी जिम्मेवारी है, उनका आप जल्दी शुरू एक प्रोग्राम करेंगे अलग से उसके लिए, वो प्रोग्राम भी होने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने निर्देश दिए कि समय पे पूरा होगा कार्यक्रम, ये जो बिल्डिंग बन रही है, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब भी होगा, तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे चीफ इंजीनियर भी यहीं बैठे हैं, केसी मीणा, और संदीप
गर्ग, जिनको हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, एडिशनल चीफ इंजीनियर, वो और उनकी टीम भी हमारे ऑफिस में जुड़ी हुई है इसी वीडियो कॉन्फ्रेंस से। सभी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल समय पे पूरा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लिए हमने भूमि चिन्हित कर ली और जेडीए ने कल मीटिंग भी कर ली है। ये हमको आज कल में उसका कब्जा दे देंगे। कब्जा देते ही हम उसकी प्लानिंग करेंगे, जैसा आपने फरमाया। अभी हम दिल्ली जाकर के उसको पूरा अध्ययन करके आ जाएंगे और उससे भी बेहतर सुविधाएं यहाँ देने की कोशिश करेंगे। ये सब करेंगे। आपने इतना महत्वपूर्ण समय इस सब कार्यक्रम के लिए दिया। राज्यसभा आवासन मंडल के सारे कर्मचारी, अधिकारी आपके इस मोटिवेशन से हमेशा ही बहुत ही प्रभावित होते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि आवासन मंडल के लिए आज 7वां आपका कार्यक्रम है सर। इतने से ही अल्प समय में आपका 7वां कार्यक्रम है, तो हम सब बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में आए, माननीय सीपी जोशी साहब, कटारिया साहब, धारीवाल साहब, डोटासरा साहब, और जो विधानसभा से हमारे जुड़े हुए हैं सारे जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण हैं, और पूरे आवासन मंडल परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। Your meeting has ended.